ब्रह्मदक्षस्य देवस्य भारद्वाजः पुनर्वसु हुताशवेशः चरकः प्रभृत्यो वे नमो नमः। पतंजलि महाभाष्यम चरकः प्रतिसंस्कृत मनोवाक्यः दोषाणां हरत्रे अध्याति नमो नमः। जैसा कि आपको पता है मेरे बारे में, मैं डॉक्टर विवेक तिवारी फ्रॉम बीएचयू। सबसे पहले तो मैं बीएमएस आयुष स्टफ इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पे कहने के कुछ अवसर प्रदान किया है। चूंकि समय का अभाव होते हुए हम ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए जो हमारा टॉपिक है आज हम उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक आपको पता होगा कि मेरा टॉपिक आज चरक संहिता में टीकाकार से संबंधित है। ओके, तो हम लोग टीकाकार, जो टीकाएं होती है चरक पे कितनी टीकाएं हैं उसके बारे में याद करेंगे। अभी इसी क्लास में 50 मिनट का जो लेक्चर होगा, इसी क्लास में हम पूरे टीकाकार का नाम यहीं पे याद करके ही जाएंगे। उसके बाद से आगे के लेक्चर जो आपके कल से होंगे वो अलग अलग स्पीकर्स हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो चरक के टीकाकार के बारे में हमको जानना है ना। जब आप कभी भी चरक संहिता का उत्तरार्ध पोर्शन खोलते हैं तो 5-10 पेजेस जो होते हैं उसको आप ऐसे ही उलाट देते हैं, उसको आप पढ़ते नहीं हो, है ना। अब वहां से हम लोग का क्वेश्चन आता है, आपके एंट्रेंस में भी आता है, आपके फर्स्ट ईयर के जो सिलेबस है जैसे यहाँ पे टीकाकार पदार्थ विज्ञान जहाँ पढ़ाया जाता है उसमें आपको बताया जाता है कि इसका कौन टीका लिखा है, चरक संहिता पे ये टीका है और इसको कौन लिखा है। उसी सब चीजों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। चलते हैं हम समय व्यतीत ना करते हुए। सबसे पहले जब आप अपनी चरक संहिता खोलते हैं तो ऊपर लिखा होता है श्रीमद अग्निवेश परिणीता चरक दृढ़ भल्लाभ्याम प्रतिसंस्कर्ता। इससे दो क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रणीता कौन है, चरक संहिता के प्रणीता इससे पूछा जाता है, प्रेरणता कौन है। तो यहाँ से आपका आंसर आता है अग्निवेश। आपको कोई भी क्वेरी होगी क्लास के बाद आप पूछ सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसलिए आप क्लास के बाद क्या करोगे, क्वेश्चन जो भी क्वेरी होगी या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। चरक संहिता नहीं, आपको कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको प्रॉब्लम आती हो तो आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं। प्रणीता के नाम से जब हम हमारे पास आता है तो प्रणीता में हम लोग अग्निवेश को जानते हैं। जब प्रतिसंस्कर्ता का नाम आता है तो उसमें हमारे पास दो नाम आते हैं, चरक आते हैं और दृढ़बल। ठीक है, दृढ़बल को हालांकि संपूरक कर्ता जिसे कहते हैं और इनका संपूर्ण कर्ता कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये कहा जाता है कि इन्होंने पूरे चरक संहिता में 41 चैप्टर को क्या किया है, ऐड किया है। वो कैसे ऐड किया है वो मैं अभी आपको कुछ ही समय में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले क्या हमारा एम ये रहेगा कि हम पहले इसको नोट्स के फॉर्म में देखेंगे, फिर जो आपके बुक में मिलेगा उस बुक में मैं आपको टिक करवा दूंगा कहाँ से आपको कैसे याद करना होगा। ठीक है, चलते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ऊपर लिखा होगा उपदेष्टा। चरक संहिता के अगर आपसे कभी भी उपदेष्टा पूछा जाए, एक्सपाउंडर जिसे कहा जाता है, तो वो आपका आंसर जाते हैं पुनर्वसु आत्रेय के नाम से। ठीक है, आत्रेय पुनर्वसु के नाम से जानते हैं। ठीक है, आत्रेय पुनर्वसु को क्या कहते हैं, उपदेष्टा के नाम से जानते हैं और इनका जो काल होता है वो 1000 बीसी आता है। जब तंत्रकर्ता की बात आता है तो वहां पे हम अग्निवेश का नाम आता है, जिसे कि तंत्रकर्ता प्रेरणता दोनों नाम से जानते हैं। जब प्रतिसंस्कर्ता का नाम आता है तो हमारे पास चरक जी आते हैं। और अगर आपने पहले पेज पे यहाँ पे देखा था, प्रतिसंस्कर्ता में दो नाम आता था, चरक और दृढ़बल। तो जब क्वेश्चन आता है तो द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता के नाम पे आया या संपूर्ण कर्ता के नाम पे जब आता है तो दृढ़बल होता है और इनकी जो काल होती है 4th सेंचुरी होती है। तो चार चीजें पहले हमको याद करनी होती हैं। उपदेष्टा आप कहीं भी देखते हो कौन उपदेश किया है, तो पुनर्वसु आत्रेय ने। कभी भी क्वेश्चन पूछते थे अग्निवेश क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं आत्रेय से कि हे भगवान हमें इस चीज के बारे में बताइए, जैसे गुल्म रोग के बारे में बताइए, तब वो उसका आंसर देते हैं। तो उपदेश करने वाला कौन है, आत्रेय पुनर्वसु। और तंत्रकर्ता का वो जो बताएं उसको एक व्यवस्थित फॉर्म में लिखने वाले कौन थे, हमारे अग्निवेश। और प्रतिसंस्कर्ता के नाम पे चरक आते हैं और संपूर्ण कर्ता या द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता के नाम पे दृढ़बल का नाम आता है। चरक पे जब टीकाएं के बारे में बात होती है तो चरक पे जो टोटल टीकाएं होती है वो 43 होती है, जिसमें 17 जो होती है संस्कृत टीका। और आज हमारा एम है कि हम ये 17 टीकाओं के बारे में क्या करेंगे, याद करेंगे। अगर कुछ टाइम हमारे पास बचता है तो उसको हम आगे जो चीजें हैं, जो चरक संहिता में क्या क्या चीजें कितनी बताई गई हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक,
तो अब हम लोग एक एक टीका पढ़ेंगे। पहले तो क्वेश्चन आता है कि टोटल टीकाएं कितनी होती हैं, दैट इज 43, जिसमें संस्कृत टीकाएं कितनी होती हैं, 17 संस्कृत टीकाएं होती हैं। अब हम लोग एक एक टीका पढ़ेंगे। सबसे पहला टीका, टीका और उसके बगल में उसके टीकाकार, जो उसके कमेंट्री और उसके कमेंटेटर कौन है, उनके बारे में हमारे यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहला टीका यहाँ पे चरक न्यास। पहला क्वेश्चन ये आता है कि चरक संहिता पे सबसे पहली टीका कौन सी है। तो सबसे पहली टीका जो चरक न्यास है, ये कौन लिखा है, भट्टार हरीशचंद्र। आपको चरक न्यास सबसे पहली टीका है संस्कृत टीका चरक संहिता पे, और इसको कौन लिखा है, भट्टार हरीशचंद्र ने लिखा है। कैसे याद करोगे, आपको पता होगा कि राजा जो हरीशचंद्र थे वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानते थे और न्याय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे ना। तो ऐसे याद करोगे कि चरक न्यास, न्याय, चरक के जमाने में न्याय कौन करता था, भट्टार हरीशचंद्र करते थे। फर्स्ट टीका है, तो चरक के जमाने में न्याय कौन करता था, तो न्याय करने के नाम पे एक ही नाम आता है, सत्यवादी राजा हरीशचंद्र का नाम आता है। तो भट्टार हरीशचंद्र, चरक न्यास। ठीक। दूसरी जो टीका आती है उसका नाम है चरक पंजिका, सेकंड चरक पंजिका, और इसके जो टीकाकार हैं दैट इज स्वामी कुमार। ऐसे देखने में आपको अभी लग रहा होगा कि हाँ एक एक चीजें हैं, याद करना है, याद हो जाएगी। लेकिन जब आपके पास पूरी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय सबके टीकाएं आ जाती हैं, तो एक बार सब क्या होता है, आपस में सब क्या होता है, मिक्स हो जाता है, फिर याद करने में काफी क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो अब जब तक आप इसका कोई शॉर्ट टिक नहीं बनाएंगे, ऐसे सुश्रुत के भी ऐसे ही आपको याद करने होते हैं, अष्टांग के भी ऐसे याद करने होते हैं, चरक के भी ऐसे याद करने हो, माधव के भी 2-3 टीका आते हैं, उनको भी ऐसे याद करना होता है। तो जब तक आप कोई एक फॉर्मूला नहीं बनाएंगे तब तक ये याद होने वाला नहीं है। तो 40 मिनट के अंदर आपको सब चीजें एक एक चीज करके याद हो जाएंगी। देखते हैं सबसे पहले चरक पंजिका के बारे में। चरक पंजिका, स्वामी कुमार, स्वामी से आप नाम याद रखोगे, स्वामी विवेकानंद से नाम याद करोगे, स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद की जो स्मृति थी, मेमोरी पावर थी, कितनी ज्यादा थी वो आप सबको पता है। तो कैसे याद करोगे, सबको चाहिए कि स्वामी जी का पंजा आपके सर पे बना रहे, है ना। तो स्वामी जी का पंजा ऐसे याद करोगे, स्वामी कुमार से याद करोगे, पंजा से याद करोगे, पंजिका। पंजा का मतलब होता है हाथ। ऐसा है तो सबको होता है कि हमारी भी मेमोरी उतनी ही ज्यादा अच्छी रहे जितनी स्वामी विवेकानंद की थी। तो ऐसे हम स्वामी कुमार से क्या याद करेंगे, स्वामी जी का पंजा। तो स्वामी से क्या होगा, चरक पंजिका। भट्टार ने चरक न्यास कौन लिखा, चरक के जमाने में न्याय कौन करता था, भट्टार हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र करते थे। चरक पंजिका के बारे में आते हैं, तो पंजा किसका, स्वामी जी का पंजा। सेकंड आते हैं निरंतर पद व्याख्या, और इसको कौन लिखा है, जेजट ने लिखा है। तो अगर आप देखोगे, जेजट से याद करोगे, जेट रॉकेट या जेट जो होता है वो एक बार जब छोड़ दिया जाता है यहाँ से नीचे से तो रुकता नहीं है, वो निरंतर क्या करता है, चलता रहता है। आप जेट याद रखो, जेट या रॉकेट से याद करोगे, जेट जो होता है वो कभी भी रुकता नहीं है, वो निरंतर चलता रहता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है। एक बार जब यहाँ से नीचे से छोड़ा जाता है तो कंटिन्यूअस क्या होता है, चलता रहता है। तो याद रखोगे, जेजेट, जेजेट मतलब रॉकेट, और रॉकेट क्या होता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है। कंटिन्यूअस को हिंदी में क्या कहते हैं, निरंतर कहते हैं। तो निरंतर पद व्याख्या, जेजेट का कौन सा टीका है, निरंतर पद व्याख्या। जेट बराबर कंटिन्यूअस करके आप क्या करोगे, याद करोगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास न्यास। तो याद कराने का जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बस उसको थोड़ा सा अपना, अगर आपके पास पेन कॉपी हो तो उसको लिखते चलना। अगर किसी को ये पीडीएफ की जरूरत पड़ती हुई है तो मुझे वो पर्सनल मैसेज करेगा, मैं उसको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास हाथ में पेन और कॉपी हो तो लिखते भी चलोगे, जिससे कि मैं क्या स्टोरी बता रहा हूँ वो आपके दिमाग में एक बार फिट हो जाएगी, तो वो कभी भूलने वाली नहीं है। जैसे जेजेट का नाम याद आते हैं, आपको जेट याद रखना है, और जेट जो होता है हमेशा कंटिन्यूअस क्या होता है, चलता रहता है। तो जेट और कंटिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर चलना, तो निरंतर पद व्याख्या। अगला आते हैं न्यास के बारे में आते हैं। न्यास क्या होता है, जैसे अभी आप क्या है, चरक न्यास। तो चरक के जमाने में न्याय कौन करता था, हरीशचंद्र करते थे। लेकिन यहाँ पे न्यास है, ये अब के जमाने के न्यास है, न्याय है। तो न्यास के कौन है, अमित प्रभ,
न्यास के कौन टीकाकार हैं? अमित प्रभ। इसको याद करने के लिए क्या है, अमिताभ बच्चन को अग्निपथ में न्याय मिला। वो बार बार इसीलिए तो दौड़ता रहता था, इधर उधर जाता था। उसके माँ को मार दिया गया था, बहन को मार दिया गया था, तो कैसे क्या करता था, हमेशा दौड़ता था अमिताभ बच्चन, तो उसमें अग्निपथ का न्याय मिला। तो ये अपने जमाने का न्याय है जो इस टाइम का है, और ये चरक के जमाने का न्याय है। तो चरक के जमाने में न्याय कौन दिलाया था? हरिश्चंद्र दिलाए थे। और यहाँ पे अब के जमाने में न्याय कौन मिला, किसको मिला है? अमित प्रभु को मिला है अग्निपथ में। तो अमिताभ बच्चन से इसको कोड से याद कर सकते हैं, अमिताभ बच्चन को अग्निपथ में न्याय मिला। फोर्थ नंबर पे आते हैं चरकवर्तिका। चरकवर्तिका, इसके टीकाकार हैं क्षीर स्वामी दत्त। चरकवर्तिका के टीकाकार कौन है? क्षीर स्वामी दत्त। कैसे याद करोगे? वर्ती को क्षीर की भावना, वर्ती में क्या करना है? क्षीर की भावना देनी है। आप सेकंड ईयर में अपने पढ़ा होगा कि भावना क्या होता है, भावना द्रव्य क्या होता है, वर्ती क्या होता है, सपोजिटरी क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे याद करोगे आप। वर्ती में किसकी भावना देनी है? क्षीर की भावना देनी है। वर्ती जो हमारा एक कल्पना होती है, ठीक है, वैसज्य कल्पना में आप पढ़ते हो, तो उसमें उसको अगर बनाना होता है तो किसके साथ बनाते हैं? उसमें दूध डाल के बनाते हैं। तो वर्ती से चरक वार्तिक, और किसकी भावना देनी है? क्षीर की भावना देनी है, क्षीर स्वामी दत्त। अगला आते हैं परिहार वर्तिका। वर्तिक वर्तिक वाला एक पास आपको लिख दिया गया इसलिए क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वर्ती से यहां लगाओगे, वर्ती में क्षीर की भावना, परिहार वर्तिका में आषाढ़ वर्मा। अब आपको कंफ्यूजन होगा, अच्छा यहाँ भी वर्तिक है, यहाँ भी वर्तिक है, फिर इसको कैसे करेंगे कि गलत ना हो। तो जो अगला कोड है उसमें क्या है? परिहार वर्तिका। ऐसे याद करोगे, परियां जो होती हैं वो आषाढ़ के महीने में आती हैं। जो परी होती हैं वो कौन से महीने में आती है? आषाढ़ के महीने में आती है। आप जब हिंदी का महीना पढ़ते हो, चैत जेठ वैशाख सावन भाद्रपद ऐसे पढ़ते हो, तो उसमें एक आषाढ़ महीना भी आता है। तो आषाढ़ महीना आपके दिमाग में अब जब कभी भी आए तो आप तुरंत एक चीज रिकॉल करना कि परियां कब आती हैं? आषाढ़ में आती है। तो परियां से परिहार वर्तिका, आषाढ़ वर्मा। चरक वार्तिक में कहते हैं, चरक वार्तिक जो है इसमें वर्ती में क्षीर की भावना, तो वर्ती से याद करोगे क्षीर स्वामी दत्त। नेक्स्ट आते हैं बृहत तंत्र प्रदीप। बृहत तंत्र प्रदीप में क्या है? नरदत्त है। इनके टीकाकार कौन है? नरदत्त है। बृहद तंत्र प्रदीप, याद रखना आपको, बृहद तंत्र प्रदीप। बृहद का मतलब क्या होता है? बड़ा। अगर अगर ऐसे कहा जाए, बृहद का मतलब हिंदी अगर मतलब इसको निकालने तो बड़ा हो गया। तो इसको कैसे याद करोगे? छोटा प्रदीप, प्रदीप से याद किया आपने, छोटा प्रदीप जब बड़ा हुआ तो नर कहलाया। बड़ा से याद करोगे बृहद तंत्र प्रदीप। ये छोटा प्रदीप के बारे में जब यहाँ पे कह रहा है, छोटा प्रदीप जब बड़ा हुआ तो क्या कहलाया? नर कहलाया। तो प्रदीप से आप याद रखोगे, और बड़ा प्रदीप से बृहत तंत्र प्रदीप, इससे कोड बनाओगे बृहत तंत्र प्रदीप। और क्या कहलाया? जब बड़ा हो गया तो नर कहलाने लगा, तो नर से नरदत्त। ठीक, तो चलो सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चरक के जमाने में न्याय कौन करता था? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, भट्टार हरिश्चंद्र। सेकंड नंबर में चरक पंजिका, तो पंजा स्वामी जी का पंजा रहना चाहिए आपके सर पे, तभी आपकी मेमोरी बढ़ती रहेगी। तो स्वामी जी के पंजा से स्वामी कुमार, ठीक है, स्वामी कुमार पंजिका, चरक पंजिका। निरंतर पद व्याख्या जे जट। जट जो होता है हमेशा क्या होता है? चलता रहता है, तो कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस का हिंदी क्या होता है? निरंतर। न्यास, न्यास इस जमाने में न्यास किसको मिला है? अमिताभ बच्चन को मिला है, तो अमिताभ बच्चन को अग्निपथ में न्याय मिला। चरक वार्तिक, वर्ती में क्षीर की भावना देते हैं, तो क्षीर स्वामी दत्त। परिहार वर्तिका, परिया कब आती है? आषाढ़ के महीने में आते हैं, तो परिहार वर्तिका, आषाढ़ वर्मा। बृहद तंत्र प्रदीप, बृहद तंत्र प्रदीप के बारे में आते हैं कि जो छोटा प्रदीप था जब बड़ा हो गया तो कैसा बन गया? नर बन गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं चरक चंद्रिका। चरक चंद्रिका के बारे में जब पढ़ते हो तो चरक चंद्रिका इसके हैं गयदास। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, और जब वो साउथ पोल पे गया तो वहां से गायब हो गया, है ना, अभी तक पता नहीं चला कि कहाँ पे है वो। तो उसी पे इसका कोड कैसे याद करोगे? चंद्रयान 2, जैसे चंद्रयान से चंद्रिका आप याद रखोगे, तो चंद्रयान 2 जब साउथ पोल पे गया तो वहां से गुम गया। क्या हो गया? गुम गया, वहां से गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। तो चरक चंद्रिका और चंद्रक गुम गया, गया से क्या हो गया? गयदास। तो चरक चंद्रिका जब चंद्रयान 2 गया कहाँ पे? साउथ पोल पे गया, तो वहां से वो क्या हो गया? गुम गया। ये आपको याद करना है, चरक चंद्रिका का गया से आपको याद करना है गयदास।
ओके, नेक्स्ट आते हैं चरक भाष्य के बारे में आते हैं। चरक भाष्य के कौन से हैं, कौन से टीकाकार हैं? श्री कृष्ण वैद्य। चरक भाष्य के जो टीकाकार हैं वो है श्री कृष्ण वैद्य। अब आपको इसको कैसे याद करना है, ठीक है? अगर आपने अभी लॉकडाउन में जो महाभारत के सीरियल आते हैं वो आप देखे होंगे, तो कोई भी एक घटना हो जाने के बाद कृष्ण भगवान आते हैं और कुछ बातें बोलते हैं, एक भाषण देते हैं, कहते हैं कि आप स्वयं विचार कीजिएगा। ऐसे आप देखोगे और स्टेटस में भी व्हाट्सएप पे कई लोगों के लगा होता है ये सब चीजें। तो कौन भाषण देता है? श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं? भाषण देते हैं। तो भाषण से याद करोगे भाष्य, और कौन देता है? श्री कृष्ण वैद्य। तो चरक भाष्य के बारे में जब बात आएगी आपके पास, तो आपका आंसर जाएगा श्री कृष्ण वैद्य। ठीक, चरक भाष्य, भाष्य से तुरंत आपके दिमाग में अच्छा भाषण, भाषण कौन देता है? तो कृष्ण भगवान क्या होते हैं? भाषण देते हैं। तो श्री कृष्ण वैद्य। नेक्स्ट आते हैं चरक प्रकाश कौस्तुभ। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चरक प्रकाश कौस्तुभ। इसके कौन टीकाकार कौन है? नरसिंह कविराज। चरक प्रकाश कौस्तुभ, इसके जो टीकाकार होते हैं वो नरसिंह कविराज होते हैं। अब इसे कैसे याद करोगे? आप हमेशा देखते हो कि जो शेर होता है, वो जंगल का जो राजा होता है, सिंह होता है, वो कब निकलता है? वो प्रकाश में निकलता है, दिन में निकलता है हमेशा। तो चरक प्रकाश कौस्तुभ से याद करेंगे प्रकाश। तो प्रकाश में कौन निकलता है? शेर निकलता है। और शेर को क्या कहते हैं? सिंह कहते हैं, है ना? सिंह कहा जाता है ना शेर को। तो नरसिंह कविराज। आपको याद रखना है कि छोटा प्रदीप बड़ा हुआ तो नर बना। कंफ्यूज नहीं होना है कि नरदत्त वहां पे अलग है और यहाँ पे नरसिंह, नरसिंह कविराज है ना? यहाँ पे आपको नरसिंह कविराज मिलेगा। तो चरक प्रकाश कौस्तुभ में नरसिंह कविराज के बारे में, प्रकाश में कौन निकलता है? शेर निकलता है। तो शेर से आप तुरंत सिंह को पकड़ोगे, नर पे नहीं जाना है आपको, आपको प्रकाश से सिंह पे जाना है। नेक्स्ट आते हैं अगला, चरको पुरस्कार। और ये बहुत बार ये पूछा जा चुका है, चरको पुरस्कार, जल कल्पतरु और चर तत्व प्रदीपिका। ये तीनों क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ चुका है। इसको याद करने का क्या तरीका है? चरको उपस्कार योगेंद्र नाथ सेन। तो अगर आप देखोगे उपस्कार, उपस्कार का पीछे का वर्ड लोगे, उपस्कार या संस्कार किसके पास ज्यादा होता है? जो योगी लोग होते हैं उनके पास ज्यादा होता है। तो उपस्कार या संस्कार आप किससे सीखोगे? किससे सीखोगे? योगियों से सीखोगे। तो चरको उपस्कार से आप तुरंत संस्कार देखोगे या उपस्कार देखोगे, और उपस्कार आप या संस्कार किससे सीखते हो? योगी लोगों से सीखते हो। अगला आते हैं जल कल्पतरु। जल कल्पतरु, जल कल्पतरु के जो टीकाकार होते हैं कौन होते हैं? गंगाधर राय होते हैं। बहुत इजी है इसको याद करना, गंगा जल याद करना है इसको, गंगा जल। तो गंगाधर राय के कौन है? जल कल्पतरु। गंगाधर राय का जो गंगाधर टीकाकार है किसके? जल कल्पतरु के। ये दोनों क्वेश्चन हर बार पूछा जा चुका है। उसके नीचे आते हैं चरक तत्व प्रदीपिका, शिवदास सेन। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कभी भी तत्व का नाम आएगा तो हम लोग कहते हैं ना कण कण में शिव विराजमान है, ऐसा बोलते हैं ना। तो कण कण में शिव विराजमान है, तो कण से याद करोगे आप तत्व। हर एक, हम कहते हैं एलिमेंट में क्या होते हैं? शिव भगवान। तो हर एक तत्व में क्या है? शिव है। शिवदास सेन। आगे इस जब पेज पे बढ़ने से पहले एक बार हम पहले इसको रिवाइज करेंगे। आप अपने दिमाग को याद करने की कोशिश नहीं करोगे, अब मैं जितना बोल रहा हूँ बस आप उतना उसको सुनने की कोशिश करोगे। चरक के न्याय, चरक के जमाने में न्याय कौन करता था? राजा हरिश्चंद्र करते थे। पंजा किसका रहना चाहिए? स्वामी जी का रहना चाहिए। निरंतर कौन चलता है? जट चलता है। अभी के जमाने में न्याय किसको मिला? अमिताभ बच्चन को मिला। वर्ती में किसकी भावना देनी चाहिए? क्षीर की भावना देनी चाहिए। परियां कब आती हैं? आषाढ़ के महीने में आती हैं। छोटा प्रदीप जब बड़ा हुआ तो क्या बन गया? नर बन गया। चंद्रिका, तो चंद्रयान 2 जब साउथ पोल पे गया तो वहां से क्या हुआ? गुम गया। तो गुम गया, गया से गयदास। चरक भाष्य, भाषण कौन देता है? श्री कृष्ण वैद्य देते हैं। चरक प्रकाश कौस्तुभ, प्रकाश में कौन निकलता है? शेर निकलता है। तो नरसिंह कविराज हो गया। चरकोपस्कार, संस्कार या उपस्कार हम किससे सीखते हैं? योगी से सीखते हैं। जल कल्पतरु, गंगा जल। चरक तत्व प्रदीप का तत्व में क्या होता है? एक एक कण में कौन विराजमान है? शिव जी विराजमान है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अगला,
चरक प्रदीपिका के बारे में आते हैं। चरक प्रदीपिका, आप ध्यान रखोगे जब चरक तत्व प्रदीपिका आएगा तो तत्व से आप पकड़ोगे कि एक एक तत्व में कौन है। जहां भी कभी भी तत्व का नाम आता है तो वो शिवदास सेन ही आते हैं। सुश्रुत में भी जब आ जाओगे तो वहां पे भी इन्होंने बताया है। शिवदास सेन एक ऐसे राइटर हैं जो सारे बृहत्त्रयी पे क्या कही हैं, टीका लिखे हुए। ठीक है, आपको बताएंगे अगर कभी मौका मिलेगा तो, और बृहत्त्रयी पे क्या क्या टीका लिखेंगे उनको बताएंगे। पहले आप यहाँ चरक से कंप्लीट करते हैं। चरक प्रदीपिका जो है इनको कौन लिखा है, ज्योति चंद्र सरस्वती। तत्व से तो हम पकड़ लेंगे कि तत्व जो होता है कण कण में कौन विद्यमान है, शिव विद्यमान है, दैट इज शिवदास सेन। चरक प्रदीपिका की जब बात आती है तो ज्योति चंद्र सरस्वती, और दीपक और ज्योति का दोनों दोस्त हैं, ऐसे याद करोगे आप, दीपक और ज्योति। ठीक है ना, दीपक और ज्योति, इसको याद करो। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आयुर्वेद दीपिका के बारे में आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे कमेंट्री पूछा जाता है किसका, ये आयुर्वेद दीपिका, और ये किसने लिखा है, चक्रपाणी ने लिखा है। चक्रपाणी का काल आपसे पूछा जाता है कि चक्रपाणी का काल क्या होता है, तो वो 11वीं शताब्दी होती है। अभी मैं आपको किसी का काल नहीं बताया हूँ, यहाँ पे कोई काल जानने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आउटडेटेड हो चुके हैं। अब क्वेश्चन काल से नहीं आता है। जो मॉडर्न में है यहाँ पे आयुर्वेद दीपिका के, तो आयुर्वेद दीपिका के चक्रपाणी है, और चक्रपाणी के बारे में हमको थोड़ा सा डिटेल लेना है। फिर दृढ़बल के बारे में थोड़ा डिटेल जाएंगे, और चरक के बारे में डिटेल जाएंगे। चलो देखते हैं चक्रपाणी को क्या कहा गया है, चरक चतुरानन कहा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चरक चतुरानन से कौन से जो टीकाकार हैं प्रसिद्ध है, कौन से आचार्य हैं, तो चक्रपाणी। इन्होंने सुश्रुत पे भी टीका लिखा है, इसलिए इनका दूसरा नाम क्या है, सुश्रुत सहस्त्र नयन, 1000 आंखों वाले। सुश्रुत पे ऐसे टीका लिखा है, उनके सुश्रुत पे जो टीका लिखा है उनका नाम है भानुमति। जो टीका लिखा है सुश्रुत संहिता पे उसका नाम है भानुमति। तो चरक पे भी इन्होंने टीका लिखा है, सुश्रुत पे टीका, तो चरक पे टीका लिखा है इसलिए इनका नाम बताया गया है चरक चतुरानन, और इन्होंने सुश्रुत पे लिखा है तो सुश्रुत सहस्त्र नयन। ठीक है, फिर इसके मन के बारे में 3-4 चीज और दिया है, कहाँ के रहने वाले थे और अन्य इनकी टीकाएं क्या है। तो आप अंडरलाइन करोगे, चक्रपाणी जो है वीरभूमि बंगाल के मयूर ग्राम के निवासी थे और लोध्रवंशी थे। ठीक है, लोध्रवंशी थे और वीरभूमि बंगाल मयूर ग्राम के निवासी थे। चक्रपाणी की जो टीका है, अन्य टीका चक्रदत्त संग्रह के नाम से एक प्रसिद्ध है। शुभंकर, आप इसको अंडरलाइन करोगे, क्वेश्चन आता है शुभंकर किसकी टीका है, तो ये चक्रपाणी की टीका है। सर्वसार संग्रह, द्रव्य गुण संग्रह, वैद्य कोश, ये सारे टीकाएं जो है ये चक्रपाणी के नाम से प्रसिद्ध है, ये चक्रपाणी की टीका है। ठीक, नीचे की जो लाइन है इसको आप अभी छोड़ दोगे, इसका भी कोई मतलब नहीं है आपके लिए। तो आप चक्रपाणी के बारे में जब आपसे कभी भी कोई पूछे कि चक्रपाणी को चरक के लिए क्या कहा जाता है, सुश्रुत के लिए क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे चरक के लिए चरक चतुरानन कहा जाता है, सुश्रुत के सुश्रुत सहस्त्र नयन कहा जाता है। कहाँ के रहने वाले थे, वीरभूमि बंगाल मयूर ग्राम के निवासी लोध्रवंशी थे, और अन्य टीका इनके चक्रदत्त संग्रह, शुभंकर, सर्वसार संग्रह, द्रव्य गुण संग्रह और वैद्य कोश है। जब यही बात आती है दृढ़बल के बारे में, तो जब मैं सबसे पहले स्टार्ट किया हूं वहां पे आपको बताया था कि दृढ़बल को क्या कहते हैं, संपूर्ण कर्ता कहते हैं, और ऐसे नहीं संपूर्ण कर्ता कहते हैं, उसके पीछे क्या है, रीजन है। उन्होंने 41 चैप्टर जो है वो चरक संहिता में ऐड किया है। ठीक है, 41 चैप्टर ऐड किया है। अब वो 41 चैप्टर किस किस स्थान में कितने चैप्टर ऐड किए उसको देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने चरक में 17, जो चरक की चिकित्सा है उसमें 17 चैप्टर ऐड, 17 चैप्टर ऐड किए, और सिद्धि स्थान और कल्प स्थान में 12 क्या कर रहे हैं, चैप्टर को ऐड किया इन्होंने। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दृढ़बल को संपूर्ण कर्ता क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे यही रीजन है कि 41 जो चैप्टर इन्होंने ऐड किया है, और उन 41 चैप्टर में जो चिकित्सा में उन्होंने 17 चैप्टर ऐड किए हैं, और सिद्धि में 12 चैप्टर, और कल्प में कितने हैं, 12 चैप्टर ऐड किए। ये कपिल बलि के पुत्र थे और पंचनदपुर के निवासी थे, जिसको अभी प्रेजेंट में काशीपुरी के नाम से जाना जाता है। पंचनदपुर या काशीपुरी, दोनों ऑप्शन में आपको देता है, एक ऑप्शन कोई देगा आपको। कपिल बलि के पुत्र हैं, आपको याद रखना।
अब जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, चरक चरक करते हैं, उनके बारे में कुछ जानना हमारे लिए जरूरी होता है। ठीक, तो चरक का जो वास्तविक नाम होता है वो क्या है? कपिस्थल चरक कहा गया है इनको। पिता का क्या नाम है इनके? विशुद्ध नाम है। जो जो चरक के पिता हैं उनका नाम विशुद्ध है। इनके गुरु कौन है? वैशंपायन कहते हैं इनके गुरु को। इनका निवास स्थान पंचनद, जिसको अभी पंजाब कहा जाता है, कपिलस्थ ग्राम के होते हैं। और ये किस प्रकार के? गोत्र प्रवर्तक और यायावर कोटि के ऋषि थे। यायावर कोटि के ऋषि क्या होते हैं? ऋषियों आचार्य ने दो तरह के ऋषियों के बारे में वर्णन किया है। एक तो होते हैं यायावर ऋषि होते हैं, और दूसरे जो होते हैं शालीन, मतलब जो कुटी में बैठे रहते हैं। हाँ, एक शालीन होते हैं और एक यायावर होते हैं। शालीन जो होते हैं कुटी में रहने वाले, और यायावर जो होते हैं वो क्या होते हैं? घूम फिर के ज्ञान को अर्जित करने वाले होते हैं। तो चरक जो हमारे थे वो क्या थे? यायावर कोटि के ऋषि थे और गोत्र प्रवर्तक थे। भाव प्रकाश ने इन्होंने चरक को शेषनाग का अवतार या अनंत का अवतार कहा है। और शायद रीजन यही है कि नाग पंचमी के दिन हम लोग क्या करते हैं? चरक जयंती को मनाते हैं, जो अब कल मनाया गया था हमारे यहाँ। तो भाव प्रकाश ने चरक को क्या कहा है? शेषनाग का अवतार कहा, या अनंत के अवतार। बीपी जो लिखा है ये शेषनाग के अवतार है, अनंत के अवतार। चरक के बारे में और क्या होता है? चरक कुषाण वंशी राजा कनिष्क के राज्य वैद्य थे। और एक एक चीज आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखनी है कि जब क्वेश्चन आपके लिए ट्रू फॉल्स से आ जाता है कि कौन सा कथन चरक के संदर्भ में असत्य है, और इसमें से 3 ऑप्शन आपको सही दिया रहेगा, एक गलत दे रहा था। क्वेश्चन में आ सकता है चरक शालीन कोटि के ऋषि थे। तो इसलिए क्या होता है, ये सब पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी अगर आप प्रॉफ के लिए पढ़ रहे हो तो पढ़ना तो है ही। तो चरक में जो भी चीजें आई आप इसको लिख सकते हो। चरक का वास्तविक नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, गुरु का नाम क्या है, उनका निवास स्थान क्या है, कैसे किस प्रकार के ऋषि थे, और जो भाव प्रकाश थे उन्होंने क्या कहा इनके लिए। तो भाव प्रकाश ने इनके लिए क्या कहा है? शेषनाग के अवतार, और ये अनंत के अवतार थे। और चरक कुषाण वंशी राजा कनिष्क के क्या थे? राज्य वैद्य थे। तो हम लोगों ने पहले टीकाकार देखा, 15 टीका, जिसमें हम लोगों ने 17 संस्कृत टीका हैं, और 17 संस्कृत टीकाओं में हम लोगों ने 15 को देखा, और 15 के बारे में हम लोगों ने क्या किया? याद किया कि कौन कौन से उनके टीकाकार हैं। अब ये चीजें आपको आपके बुक में कहाँ मिलेंगी उसको देखते हैं। देखिए, जब यहाँ पे आप शुरू करते हैं, पहला जो पेज नंबर आप देखोगे, यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ है। पेज नंबर में जब आते हो तो यहाँ पे देखोगे आषाढ़ वर्मा के परिहार वार्तिक। तो अभी आपको बताया था परिया कब आती हैं? आषाढ़ में आती है। तो परिहार वार्तिक जो है आषाढ़ वर्मा का है। सेकंड चीज देखेंगे आप, भट्टार हरिश्चंद्र, जो कि बताएं कि सबसे पहला इन्होंने टीका लिखा है, और इनका टीका क्या था? चरक न्यास है। फोर्थ नंबर पे आएंगे, यहाँ पे ये देखेंगे जेजट। फिफ्थ नंबर पे जेजट। तो जट जो होता है हमेशा क्या होता है? चलता रहता है। तो जट चलता रहता है तो कंटिन्यूअस चलता रहता है। कंटिन्यूअस का हिंदी क्या होता है? निरंतर। दैट इज निरंतर पद व्याख्या। आप कभी भी काल के पीछे नहीं पढ़ेंगे अभी, ठीक है? काल नहीं ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसका काल पूछा जाता है उसको मैं आपको बताया कि आयुर्वेद दीपिका चक्रपाणी के काल है। चक्रपाणी 11वीं शताब्दी के। नेक्स्ट आते हैं अमित प्रभ। तो अमिताभ बच्चन को न्याय, चरक न्यास, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, आप न्यास कर लोगे, इसको बना लोगे, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं नरदत्त। और नरदत्त में क्या है? बृहद तंत्र प्रदीप। बताया कि जो छोटा प्रदीप था जब बड़ा हो गया तो नर कहलाने लगा। गैदास में आते हैं तो चरक चंद्रिका, चंद्रयान जब 2 साउथ पोल पे गया तो वहां से गुम गया, गया से गैदास। अब ये जो पॉइंट आती है चक्रपाणी दत्त, और यहां से आपको काल याद करना है, वही बताया था मैं, 11वीं शताब्दी याद करना है। इनकी जो टीका है वो चरक संहिता पर आयुर्वेद दीपिका है। और भी इन्होंने टीका की है, उसके लिए देखो क्या क्या है। इनकी योग्यता से प्रभावित होकर तत्कालिक वैद्य समाज इन्हें चरक चतुरानन की उपाधि से विभूषित किए। इनकी योग्यता इतनी अच्छी थी, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हुए होंगे उस टाइम पे, तो इन्होंने चरक चतुरानन इनको नाम दिया। वीरभूमि बंगाल मयूर गांव के निवासी लूद्रवंशी चक्रपाणी दत्त, यहाँ से छोड़ देंगे आप, यहाँ से देखोगे इन्होंने सुश्रुत संहिता पर भी भानुमति टीका लिखा है। ये अंडरलाइन करेंगे आप। सुश्रुत संहिता पे क्या लिखा है? भानुमति नाम का क्या लिखा है? टीका लिखा है।
इन्होंने चक्रदत्त संग्रह, शुभंकर, सर्वसार संग्रह, द्रव्यगुण संग्रह, वैदिक कोश आदि ग्रंथों का प्रणयन किया है। ठीक, मैंने आपको बताया कि चक्रदत्त संग्रह, शुभंकर संग्रह, सौरसार संग्रह, द्रव्यगुण संग्रह, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि शुभंकर किसकी रचना है, किसकी टीका है, तो आप सीधे बता दोगे चक्रपाणि के। तो 4-5 चीजें आपको ऐसे ही क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर, श्री कृष्ण वैद्य। श्री कृष्ण वैद्य के नाम से अगर आपसे पूछा जाए कि श्री कृष्ण वैद्य, तो श्री कृष्ण भगवान क्या करते थे, भाषण देते थे, दैट इज चरक भाष्य। ओके, नेक्स्ट शिवदास सेन। तो शिव कहाँ विराजमान है, कण कण में विराजमान है, दैट इज चरक तत्व पर दीपिका। कभी भी आपके सामने आ गया तत्व टर्म आ गया, तो तत्व टर्म आने से तुरंत आप क्या करोगे, उसको लिखोगे चरक तत्व पर दीपिका को शिवदास सेन कर लिखोगे। फिर आते हैं गंगाधर कविराज। गंगाधर कविराज के बारे में देखोगे तो गंगा जल, दैट इज जल कल्पतरु। गंगाधर के बारे में है जल कल्पतरु, गंगा जल से याद करेंगे आप। योगेंद्र नाथ सिंह, योगियों से हम लोग क्या सीखते हैं, संस्कार सीखते हैं, दैट इज चरकोपस्कार। चरकोपस्कार किसकी रचना है, योगेंद्र नाथ सेन की रचना है। तो इतनी चीजें आपके, ये चरक जब स्टार्टिंग होती है तो ये बीच के पेजेस में होते हैं, और जब भी हम पढ़ते हैं सबसे पहले पहला चैप्टर आराम से क्या कर लेते हैं, खोल लेते हैं, और ये चीजें जो होती हैं क्या करते हैं हम लोग छोड़ देते हैं, दीर्घम ज्योति अध्याय से स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। तो ये चीजें, ये गलतियां आज के बाद से आपको नहीं करनी है। सबसे पहले 3-4 पेज जो होगा उसको क्या करोगे, आप पढ़ोगे। 3-4 पेजेस जो ये दिख रहे हैं इनको आप पहले पढ़ने की कोशिश करोगे, जैसे कोड बताया गया ऐसे अपने कोड लिखोगे। अगर आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरी होगी तो आप मुझे, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप लेके आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा ये जो मैं आपने चरक के बारे में बताया, वो देखो क्या लिखा हुआ है, चरक कुषाण वंशी राजा कनिष्क के राज्य वैद्य थे। ओके, फर्स्ट। दूसरी बात कह रहा है कि भाव प्रकाश में वर्णित क्रम के अनुसार विशुद्ध नामक एक ऋषि थे और ये अनंत के अवतार थे। भाव प्रकाश नहीं, क्या क्या कहा था, अनंत के अवतार और शेष नाग के अवतार, ये दोनों भाव प्रकाश ने ही कहा है। ठीक है, अगले पॉइंट देखते हैं। इनका नाम, वास्तविक नाम जो था वो कपिस्थल चरक था। ये रहने वाले पंचनद पंजाब के थे और ये गोत्र प्रवर्तक ऋषि थे। यहाँ पे ऑब्लिक करके लिख लेंगे, यायावर कोटि के ऋषि। दो तरह के ऋषि होते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा ऋषि कितने प्रकार, आप कहोगे 2 प्रकार। कौन कौन से, शालीन ऋषि होते हैं और एक यायावर होते हैं। शालीन ऋषि जो होते हैं वो कुटी में बैठ के अपना जो ज्ञानवान अर्जित करते हैं, यायावर करते हैं घूम घूम के करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं श्लोक यहाँ पे त्रिपिटक ग्रंथ, और ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें, ये आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही क्वेश्चन पूछता है त्रिपिटक ग्रंथ जो होता है कौन से धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। बस इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, दृढ़बल के बारे में जो मैं आपको बताया था, दृढ़बल को क्या कहते हैं, संपूर्ण कर्ता कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 41 चैप्टर ऐड किया है। चिकित्सा में कितना, 17, सिद्धि में 12 और कल्प में 12 चैप्टर ऐड किए। और ये कपिल बल के पुत्र दृढ़बल थे। पंचनद का अर्थ इस समय काविराज गंगादेजर ने काशीपुरी कहा है। ये सब चीजें आपको मैं एक बार बता दिया। बाकी चरक संहिता का आपकी मीटिंग अब कुछ देर के लिए है और कुछ देर में शायद मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो आप जितना हो सकता है उतना पढ़ लेंगे यहाँ पे। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चरक संहिता में कुछ चीजें आप जान जाओ कि क्या चरक संहिता में हम पढ़ते हैं। ये सबको पता होगा कि चरक संहिता में 120 चैप्टर है। ठीक है, स्थान की जब बात आती है तो स्थान जो होता है उसमें 8 स्थान होता है, और उस स्थानों में सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, कल्प, कल्प और सिद्धि होता है। सुनी वीसा ई चिकित्सा, जब इसको कोड से हम लोग याद करते हैं, सुनी वीसा ई चिकित्सा। शूनी, सूनी से सूत्र और निदान, वीसा विमान और शारीर, इची क से, तो कहता है ई चिकित्सा, ई से इंद्रिय, ची से चिकित्सा, क से कल्प और स से सिद्धि। आपको ये चीजें हमको याद कराने लायक नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में ये सब पढ़ के आए हो। क्या, सूत्र में 30 चैप्टर, निदान में 8 चैप्टर, विमान में 8 चैप्टर, शारीर में 8 चैप्टर, इंद्रिय में 12, चिकित्सा में 30 चैप्टर, कल्प में 12, सिद्धि में 12। टोटल जब करते हैं तो 120 चैप्टर होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अगर आप देखोगे तो सूत्र स्थान में हमारे 30 चैप्टर जो है इनको क्या किया गया है, हम लोग 7 चतुष्क में और संग्रह द्वय में डिवाइड करते हैं। जब सूत्र स्थान की बात आती है तो सूत्र स्थान के 30 चैप्टर में 7 चतुष्क, चतुष्क का मतलब होता है 4-4 चैप्टर
क्या एक एक ग्रुप बना दिया गया। तो जब चार चार चैप्टर का एक ग्रुप बनाया गया तो 7 into 4 करते हैं तो 28 तो कंप्लीट हो गया, बचता है 2। तो 2 का नाम उन्होंने क्या कर दिया, संग्रह द्वय कर दिया। अब इन 7 चतुष्कों को कैसे याद करते हैं, ये भी परेशानी है। इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, भैसनी करो योजना अन्नपान की। भैसनी जो इसको कहा जाता है, भैसनी जैसे मान लो भीषक कहा जाता है, वैसे एक कोड बनाया गया है, भैसनी करो योजना अन्नपान की। कोई आदमी कहता है कि हे भैसनी तुम योजना करो अन्नपान की। देखते हैं, भैसे भैसज चतुष्क, पहले 4 चैप्टर का नाम क्या होता है, भैसज चतुष्क। श से हो जाएगा स्वास्थ्य चतुष्क, न से निर्देश चतुष्क, करो कल्पना चतुष्क, रो से रोग चतुष्क, योजना अन्नपान की, योजना से योजना चतुष्क, और अन्नपान से अन्नपान चतुष्क के बारे।